सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत स्पेशल सेशन जो कि होता है स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी का। इस सेशंस में हम वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना IIT जैम का एग्ज़ाम क्लियर किया है, और हम जानते हैं उनके ट्रिक्स और टिप्स, और हम जानते हैं उनके एक्सपर्टीज़, उनके एक्सपीरियंसेस, कैसे उन्होंने ये एग्ज़ाम को क्रैक किया और क्या क्या हम उनसे वैल्यूएबल इनपुट ले सकते हैं ताकि हम भी हमारे एग्ज़ाम्स में अच्छे रैंक्स के साथ क्रैक करें। तो आज की हमारी गेस्ट है अनीशा साहू। इन्होंने अपना क्रैक किया था IIT जैम फिजिक्स में 2023 में, और करंटली ये VNIT नागपुर से कर रही है अपना मास्टर्स इन फिजिक्स। सो वेलकम अनीशा टू IFAS। जी। हाय। हाय। सो अनीशा, आप अपने बारे में हम स्टार्ट करेंगे। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप अभी क्या कर रही है एक्चुअल में। हम वहाँ से शुरू शुरू करते हैं, तो आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हमारे गेस्ट को आज। ओके। जी, आई एम मनीषा और मैं उड़ीसा से हूँ। और मैं करेंटली अभी नागपुर में एमएससी परस्यू कर रही हूँ, एमएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स ऑनर्स में। ओके, तो आपका बैचलर्स कहाँ से हुआ है अनीशा? आपने बैचलर्स नागपुर से किया है या आपने होम टाउन से किया है? नहीं, मैं होम टाउन से ही करी थी। मैं उड़ीसा जयपुर से करी थी मेरा ग्रेजुएशन। ओके ओके। सो आप अभी VNIT नागपुर में हो, तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस इस VNIT के इंस्टीट्यूट में, जो NIT का एक इंस्टीट्यूट है? यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? यहाँ आके तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। यहाँ आके लेक्चर्स लिए जो भी फर्स्ट ईयर्स में जो भी जितने भी क्लासेस रहे। फर्स्ट सेम लिख के लो, सेकेंड सेम तो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ। तो दोनों ही सेम 1 ईयर कंप्लीट हो गया अभी यहाँ आके। तो ओवरऑल 1 ईयर एक्सपीरियंस अच्छा ही था। मतलब लैब का भी ले लो, क्लासेस का भी ले लो, और प्रोजेक्ट भी हमारा शुरू हो गया अभी। थर्ड सेम से शुरू होता है, तो थर्ड सेम भी मेरा प्रोजेक्ट के फेज में काफी अच्छा रहा। सो किस चीज़ पे अगर आप प्रोजेक्ट कर रही है, अगर आप हमारे को डिटेल में बता पाए कि कैसे वो प्रोजेक्ट आप कर रही है और कैसे वो डिफरेंट है होते हैं नॉर्मल कॉलेजेस से, तो कौन सा स्पेशल प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रही है? ओके, मेरा तो प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंटल भी है। और मेरा प्रोजेक्ट है फार्मास्यूटिकल डाइडिग्रेडेशन में। एक्चुअली यहाँ पे प्रोजेक्ट पूरा अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों के होता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको मटेरियल साइंस में इंटरेस्टेड है कोई, तो यहाँ पे इसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगे इन कंपैरिजन टू थ्योरेटिकल। सो एक्सपेरिमेंटल में ज्यादा फैसिलिटीज हैं यहाँ पे। और हाँ, प्रोजेक्ट चूज करने के लिए भी यहाँ पे स्कोप मिलता है। जैसे कि फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम में आपके मार्क्स जो रहे होंगे, उसके बेसिस पे आप अपने प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट गाइड चूज करते हैं। तो प्रोजेक्ट गाइड के अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। आप अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से वो अपने टॉपिक्स मतलब अलॉट करते हैं। उसके हिसाब से आपको 2-3 चूज करने के लिए देंगे। आपको भी स्कोप देंगे कि आपके दिमाग में अगर कुछ है, आप कुछ कर सकते हो, या फिर आप कुछ देखे हो पहले, तो आप वो भी कर सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो। ओके। सो मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक अभी वही है, फार्मास्यूटिकल डाइडिग्रेडेशन। हम इसमें अभी एक नैनो मटेरियल बना रहे हैं। हम TiO2 बना रहे हैं। फिर उसका हमारा कैरेक्टराइजेशन होगा, और फिर उसको हम एप्लीकेशन बेस्ड पे देख के ट्राई करेंगे। जैसे कि हमारा थर्ड सेम से ही शुरू हो गया है। तो थर्ड सेम आपका आधा रहता है जो भी प्रोजेक्ट फेज का, और नेक्स्ट जब बाकी रहेगा फोर्थ सेम में रहेगा। सो अभी तक तो हमने TiO2 पाउडर बनाया है। फिर उसका कैरेक्टराइजेशन होगा। सो ऐसे करके प्रोजेक्ट का रहेगा जो भी। सो ग्रेट प्रोजेक्ट। आप मटेरियल्स कैरेक्टराइजेशन पे जा रहे हो, तो आप काफ़ी सारे जी। मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे। सो विशिंग यू हाँ। बेस्ट विथ योर प्रोजेक्ट्स, एंड आई होप कि आप कुछ नोवेल थैंक यू। मटेरियल्स भी डिस्कवर कर पाओ जो आगे भी अपस्केल हो पाए। सो अनीशा, आपका रैंक क्या था IIT जैम में? हाँ, मेरा रैंक था 968। ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी आपने मुझे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में तो बता दिया है यहाँ पे मास्टर्स में जो आप कर रहे हो, पर आपका लेक्चर शेड्यूल के बारे में आप थोड़ा बता सकते हो कि किस तरीके से लेक्चर्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं? आपका रूटीन क्या होता है, क्या टाइम होता है आपके लेक्चर्स का, और कॉलेज का ड्यूरेशंस क्या होता है? अब कब से कब तक आपका कॉलेज जाना होता है आपको? ओके। सो लेक्चर्स का स्केड्यूल ऐसा है कि फर्स्ट सेम में आपको उतना हेक्टिक स्केड्यूल नहीं होगा। जैसे सेकेंड सेम आओगे तो थोड़ा सब्जेक्ट्स बढ़ता है, और फिर थर्ड सेम में थोड़ा स्केड्यूल एक्टिव होता है क्योंकि प्रोजेक्ट भी ऐड हो जाता है। सो फर्स्ट फर्स्ट सेम में नॉर्मली रहते हैं वही आपका थोड़ा बेसिक सब्जेक्ट्स हो गए, क्लासिकल मैकेनिक्स ये सब वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब वगैरह रहता है। और हमारा क्लास होता था 8 to 12। 8 to 12 होता था। और ओके। जिस दिन हमारा लैब होता था, शायद वीकली वंस होता था लैब। तो हम वीकली वंस या ट्वाइस होता था लैब। तो हम 2 to 5 फिर लैब होता था, और उसमें हमारा
फर्स्ट सेम में वो भी था, क्या कंप्यूटर साइंस का था वो, हाँ वो भी था, तो उसका भी लैब होता था, C++ और सी का लैब होता था, तो ऐसे ओके करके ओके। वीकली ट्वाइस लैब होता था, 2 to 5, और हम 8 to 12 क्लास जाते थे। सो जिस दिन बस, और आपका जैसे लैब ही नहीं सेकेंड रहता था उस ईयर, दिन सिर्फ आपको 4 आवर्स का लेक्चर्स होते थे? हाँ 4 आवर्स का लेक्चर्स होता है, और सैटरडे संडे छुट्टी होता है। ओह वाह। इनकेस अगर कभी आपके मतलब टीचर्स ने कोई अगर एक्स्ट्रा क्लासेस आपको नहीं बताया, तो छुट्टी ही होता है नॉर्मली सैटरडे संडे। एग्जाम्स के आसपास कोई सैटरडे को क्लास ले लेते, नहीं तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती, ओके ओके। कोई क्लास नहीं तो रहती। जैसे कि आप वीएनआईटी नागपुर में हैं, तो इसका एडमिशन प्रोसेस आप हमें बता सकते हैं कि लाइक कैसे आपने चूज़ किया? क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपके पास बहुत सारे जी एनआईटीज़ जी। और आईआईटीज़ के ऑप्शंस थे, तो आपने वीएनआईटी ही क्यों चूज़ किया अपने इसके लिए? लाइक कुछ स्पेशल आपने देखा या आपका एम था कि आपको वीएनआईटी से करना है या कुछ? एक्चुअली सबसे पहले तो मेरा था कि अगर मेरे को एनआईटी राउरकेला मिल जाए देन वेल एंड गुड, ओके। लेकिन मेरे रैंक के वजह से मेरे को मिला नहीं था। और मैं अपने डिस्टेंस को कंसिडर करी थी कि डिस्टेंस देखे तो उड़ीसा से जो नागपुर है मेरे यहाँ से, वो पास ही था, तो मैंने इसीलिए चूज करा था। मेरे पास ऑप्शन ये भी था कि मैं सूरतकल चूज कर लूं, क्योंकि रैंक मेरा ठीक ठाक था, तो एनआईटी सूरतकल वगैरह एनआईटी वारंगल भी मिल जाता। लेकिन एनआईटी नागपुर चूज करने का फर्स्ट वो तो डिस्टेंस ही था। फिर मैंने एनआईआरएफ रैंकिंग रैंकिंग चेक करा था, तो नागपुर का एनआईआरएफ रैंकिंग ठीक था। और मैंने उसका कैंपस भी देखा था, जो भी यूट्यूब वीडियोस में अवेलेबल होते हैं वहां से चेक करा था। और वहां पे मतलब किस चीज से फैकल्टीज, मतलब किस चीज में, फिजिक्स में जाओ तो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल, ये मेरे को कोरा से पता चल गया था कि मटेरियल साइंस करना है तो यहाँ पे अच्छा स्कोप मिलता है। ओके। तो ऐसे करके मैंने फिर एनआईटी का मतलब नागपुर का ऑप्शन भरा था, और फर्स्ट सिलेक्शन में ही हो गया था, क्योंकि शायद जनरल में 1200 रैंक तक मिल जाता है, 1200 ओह। 1300 रैंक तक मिल जाता है एनआईटी नागपुर में। सो फर्स्ट वो में भी हो गया था, और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी था। हाँ, इसमें एक क्राइटेरिया था कि आपकी फिजिक्स होना चाहिए, मतलब ऑनर्स, और आपकी जो मतलब ग्रेजुएशन में उसमें 4 सेमेस्टर में आपका मैथ्स या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स होना चाहिए, ओके। बस वही था। सो आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 4 सेम में आपको मैथ्स और फिजिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए? हाँ, मैथ्स या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स 4 सेमेस्टर में कोई भी होगा, दो दो करके तो हो जाएगा, ये था ओके बस। ओके ओके। और वीएनआईटी का कैंपस तो काफ़ी बड़ा है, मैं भी वो वीएनआईटी के इंस्टीट्यूट को विजिट कर चुकी हूँ, तो आई एम श्योर वो कैंपस काफ़ी बड़ा है, वो मैंने देखा है। तो पर वहाँ का कैंपस हाँ, का लाइफ कैसा है? लाइक एज अ स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे लाइफ कैसा रहता है बाकी सबके साथ? कैंपस में मेरे हिसाब से अच्छा ही है, कैंपस लाइफ अच्छा ही है। हाँ, पहली बात ये है कि यहाँ पे एमएससी को सिंगल सीटर रूम मिल जाता है, पहली बात तो ये, तो हॉस्टल लाइफ तो अच्छी रहती है, सिंगल सीटर रूम मिल जाता है। और जो फी का भी है, फी का भी इनका बाकी एनआईटी की कंपैरिजन करें, हम एनआईटी राउरकेला और सूरतकल वगैरह का करें, हाँ। तो यहाँ पे फी थोड़ा कम लगेगा आपको, क्योंकि पर सेमेस्टर इनका एडमिशन फी 12,000 कुछ रहता है, और हॉस्टल फी 35 to 40 के अंदर अंदर हो जाता है। और आप देखेंगे सेकेंड और थर्ड सेम में फर्स्ट सेम के हिसाब से आपको काफी कम फी भरना पड़ेगा। तो ऐसे तो हॉस्टल वाइज और कैंपस वाइज भी बहुत अच्छा है। कैंपस का देखा जाए तो 10:30 तक तो गर्ल्स कहीं भी घूम सकते हैं आप, लड़कों का मतलब आप कहीं पे भी लाइब्रेरी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप रात भर मतलब कैंपस के अंदर घूम सकते हो, और लड़कियों का 10:30 तक आप कैंपस के अंदर घूम सकते हो। बस यही रूल्स है, और कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, अच्छा है सब ग्रेट कुछ। ग्रेट। एक मास्टर्स में एक अलग रूम मिलना इज़ अ ग्रेट प्लस प्लस आई वुड से, क्योंकि हमें इतनी प्रिपरेशंस करनी होती है। सो बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारी पढ़ाई के लिए एक अलग स्पेस मिले, एक अपना प्राइवेट स्पेस मिले। सो अभी आपका हम्म। एम क्या है मास्टर्स के बाद? व्हाट आर यू एमिंग एट? मैं अभी तो गेट और नेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर में तो उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया था, भले ही टाइम मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आके यहाँ के कोर्स के जो भी होते हैं, सिलेबस कंप्लीट करना, वो सब पढ़ना, और फिर एनआईटी में आए हो तो वहाँ के कैंपस वो करना, फिर जो भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं उसमें फिर पार्टिसिपेट करना, ऐसे करके फर्स्ट ईयर तो वो चला ही जाता है। फिर अभी मैं नेट और गेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो वही चल रहा है अभी कि इधर गेट या नेट हो जाए तो उसके थ्रू पीएचडी एडमिशन्स लेना है बस। सो आप गेट और नेट के प्रिपरेशंस मतलब क्या सेल्फ स्टडी कर रही है या आप कोई ऑनलाइन आईएफएस को आप यूज़ कर रही है अपनी स्टडीज़ के लिए? एक्चुअली मैं तो अभी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, लेकिन हाँ टेस्ट सीरीज के लिए मैं आईएफएस का परचेज करूंगी, टेस्ट सीरीज के लिए, जो कि मैं मतलब दिसंबर लास्ट या जैन फर्स्ट को मतलब टेस्ट सीरीज का परचेज करूंगी वो। ओके ओके। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है अपने सिलेबस में, जो आपने अभी तक जैम के लिए पढ़ा और अभी जो आईआईटी का सिलेबस है?
सो क्या डिफरेंस हम्म। है, आप कैसे कंपेयर करते हैं कि नॉर्मल जो हमारा सिलेबस होता है वर्सेस जो आईआईटीज में सिलेबस होता है, कैसे वो सिलेबस का स्ट्रक्चरिंग होता है, क्या वो ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है? अ, मैं यहाँ का बता सकती हूँ यहाँ का सिलेबस कैसा है। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन करा था कि यहाँ मटेरियल्स में कोई इंटरेस्टेड है तो उसके लिए काफी सही है। तो यहाँ आके देख के पता चलेगा कि फर्स्ट सेम में एक इलेक्ट्रॉनिक्स वन है, मतलब जो कि मेरे को जो एक्स्ट्रा लगा, इलेक्ट्रॉनिक्स को इन्होंने दो, मतलब दो सेमेस्टर में डिवाइड करा है। और सेकंड सेम में एक नया सब्जेक्ट पढ़ने को मिला हमें, टीएफटी, थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज। फिर हमें थर्ड सेम को एक कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स पढ़े हम, और एक्स्ट्रा मटेरियल साइंस का भी एक सब्जेक्ट पढ़े। और फिर अगेन फोर्थ सेम में हमारा नैनो मटेरियल्स है। मेरे को बस यही जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है यही लगा, बाकी सब तो वही क्वांटम है, स्टैट में के ईडी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, बाकी सब वही है। लेकिन एक्स्ट्रा वही है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स, द मटेरियल साइंस, और फिर थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज। बस सो ये वही हम एक देख एक्स्ट्रा सकते हैं कि टॉपिक्स है। थोड़ा एप्लीकेशन काइंड ऑफ ज़्यादा है, जहाँ आप एप्लीकेशन ज़्यादा करोगे। अगर आप कैरेक्टराइजेशन कर रहे हो तो आई एम श्योर आपके प्रैक्टिकल्स में आप मटेरियल्स के कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स सीखते होंगे नए नए। हाँ, क्योंकि हमारा ऐसा होता है थर्ड सेम में, यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि मटेरियल साइंस का थ्योरी भी है, हम्म। देन कैरेक्टराइजेशन का थ्योरी भी है, एंड उसके साथ उसका मटेरियल साइंस का प्रैक्टिकल लैब भी है, और कैरेक्टराइजेशन का लैब भी है। तो ओके। जैसे हम थर्ड सेम में ये सब चीजें हमें पता होने लगता है, फिर हमारा प्रोजेक्ट फेज भी यहीं से शुरू हो जाता है। तो कोई ओके। एक्सपेरिमेंटल में प्रोजेक्ट लेते हैं तो इस ऐसे बेसिस पे उनका मतलब इजीली हो जाता है। और हाँ, अगेन हम हमारी जूनियर के लिए उनका सिलेबस में थोड़ा चेंजेस हुआ है, मतलब उन वो शायद थर्ड या फोर्थ से में वो टॉपिक चॉइस कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ओके। अगर किसी को थ्योरेटिकल में जाना है तो वो उसके लिए चूज कर सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स है दो वगैरह, एस्ट्रो वगैरह के सब्जेक्ट्स है, तो वो चूज कर सकते हैं उन दोनों में। अभी हमारे जूनियर्स, मतलब फर्स्ट बैच जो जूनियर है उनके वहां से ये सब चीजें ऐड हुआ है। ओह ओके। सो अभी आपने बताया कि आपका इतने सारे आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, इतने सारे आपको अप्लाइड भी कुछ है जहाँ पे आपको कैरेक्टराइजेशन वगैरह करना है, और जो बेसिक हमारा होता ही है फिजिक्स के सब्जेक्ट्स वो भी है। तो ये एकेडमिक प्रेशर आप फिर कैसे हैंडल कर रहे हो, या ये प्रेशर फील होता है, या अभी आपको ये प्रेशर नहीं फील होता है? अ, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट सेम में यहाँ बहुत, मतलब इतना प्रेशर नहीं होता, शेड्यूल ठीक ठाक होता है, इतना हेक्टिक नहीं होता। लेकिन जैसे आप सेकंड सेम में आओगे तो आपके होते हैं 5 सब्जेक्ट्स और 2 लैब, तो वो वहां से थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल शुरू होने लगता है। और थर्ड सेम में थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, 2 लैब होते हैं, और ऊपर से प्रोजेक्ट फेज भी होते हैं। मतलब जो सेकेंड हाफ में आपको फर्स्ट और सेकेंड सेम में जो खाली मिलता है वो खाली नहीं मिलता आपको। आपकी प्रोजेक्ट फेज शुरू हो जाता है तो आप प्रोजेक्ट के लिए भी टाइम देने लगते हो। तो थोड़ा हाँ, थर्ड और फोर्थ सेम थोड़ा प्रोजेक्ट के लिए रहता है। वैसे फोर्थ सेम में उतना सब्जेक्ट्स नहीं है, 2 सब्जेक्ट्स है, और बाकी का प्रोजेक्ट भी है, तो फोर्थ सेम में बस प्रोजेक्ट है। लेकिन हाँ, सेकेंड और थर्ड सेम थोड़ा स्केड्यूल थोड़ा हेक्टिक है। लेकिन हाँ, ओके। फर्स्ट सेम और फोर्थ सेम में मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, उतना प्रेशर नहीं किया जाता। और यहाँ पे क्या चांसेस है प्लेसमेंट के, लाइक प्लेसमेंट जो होता है आपके मास्टर्स के बाद वो किस तरीके से होता है? कुछ आपको आइडिया है प्लेसमेंट्स के बारे में? हाँ जी, प्लेसमेंट्स यहाँ पे होता है। एक फेडरल बैंक के आते हैं, वहां से होता है। और जो भी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि आकाश का आता है, एलएन का आता है, इन्हीं सब चीजों के आते हैं। और 2-3 कोई इंस्टीट्यूट्स है उनके भी आते हैं। और पिछली बार भी हमारे फेडरल बैंक से एक सीनियर का प्लेसमेंट हुआ है, उनका भी मतलब सैलरी जो पैकेज है वो काफी अच्छा है। और एलएन के इंस्टीट्यूट में नागपुर में भी एक है, वहां पे भी हो जाता है, उसका पैकेज वही 6 to 7 lakhs होता है। हाँ, लेकिन फेडरल बैंक का जो आता है उसका पैकेज ठीक रहता है। ओह ओके ओके। सो आपने क्या अपने बैचलर्स के स्टडीज से गैप लिया था अपने मास्टर्स के प्रिपरेशन के लिए, आईआईटी जैम के प्रिपरेशन के लिए, या आपने कंटिन्यूएशन में वो आपने किया था? हाँ जी, नहीं, मैं बैक नहीं, सॉरी, मैंने कोई गैप गैप नहीं नहीं लिया था। लिया। ओके। एक्चुअली मेरे केस में हुआ यूं था कि मैंने मेरे फिफ्थ सेम में दे नहीं पाई थी ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज। ओके। तो मेरा वो फिफ्थ सेम बैक हो गया था, मैंने एग्जाम ही नहीं दे पाई थी। तो मेरे को 1 ईयर वो रिपीट करना पड़ा। तो मेरे वो कोरोना भी चल रहे थे, मेरे हेल्थ इश्यूज भी थे, तो मेरे को 1 ईयर रिपीट करना पड़ा। तो जो भी मेरे को फिर मेरे मतलब हेल्थ इश्यूज सब ठीक होने के बाद जो भी फिर पीरियड मिला मेरे को, 2 से 3 महीने मिला, तब उसी दौरान ही मैंने प्रिपेयर किया था। सो आपने प्रिपरेशन किस तरीके से की थी अपने जैम के एग्ज़ाम्स के लिए? एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन, मेरे को बहुत कम टाइम मिला था, जैसे कि मैंने बताया मेरा हाँ। तबीयत का वो था।
और फिर मेरे को 5th सेम भी देना था, रिपीट करना था 5th सेम। तो दिसंबर में मैंने अपना कॉलेज का 5th सेम दिया। उससे जस्ट कुछ दिन पहले ही मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू करा था। जैसे कि 5th दिसंबर को शायद टीआईफर एग्ज़ाम था। सो उससे कुछ दिन पहले लाइक नवंबर 20th नवंबर के आसपास मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू करा था। तो उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं करा था, बस टीआईफर एग्ज़ाम देना था, ताकि मैंने इसलिए फॉर्म भरा था कि थोड़ा सीरियसनेस आ जाए और मेरे को पता चले कि मेरा किस-किस चीज़ में मेरे को प्रिपरेशंस थोड़ा अच्छा करना है। तो वहाँ पे मैंने क्या करा था, आईएफएस का बहुत सारे वो आते हैं, मतलब सीरीज़ आते हैं टेस्ट यूट्यूब में। सीरीज आते हैं, हाँ। हाँ, नहीं सीरीज़ नहीं, लेक्चर सीरीज़ था लेक्चर यूट्यूब सीरीज, का, ओके, लेक्चर हाँ। सीरीज़ जो आते हैं, वो मैंने देखा था। जैसे कि मैंने कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स मेरा बहुत वीक है, तो स्टैट मैक वगैरह और वो सब चीज़ें मैंने वहाँ से करा था, 2-3 सब्जेक्ट मैंने वहाँ से करके मैं टीआईफर एग्ज़ाम देने गई थी। फिर उसके बाद ही मैंने आने के बाद ही मेरे को पता था मेरा एग्ज़ाम मतलब जैसे गया है, मैं बस ऐसे ही एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद आते ही मैंने अपना तुरंत शुरू करा था, तो जो भी लेक्चर सीरीज़ होता है, एक-एक सब्जेक्ट का लेक्चर सीरीज़ फ्री में अवेलेबल है बहुत सारे आईआईटी एग्ज़ाम के लिए आईएफएस का, तो मैंने वो देखती थी। और फिर हाँ, उनके सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन सीरीज़ भी होता है, मतलब फर्स्ट से लास्ट तक जो भी पीवाईक्यूज़ है, आईआईटी एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ है या फिर जो भी जेस्ट के पीवाईक्यूज़ है, वो लोग कवर करते थे। जेस्ट के काफ़ी अच्छे से कवर हुआ था उस मतलब उस सीरीज़ में, तो मैं वो देखती थी क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। 2-3 महीने में अगर मैं पूरा प्रॉपर ऐसे बुक खोल के या फिर नोट्स देख के मैं पढ़ने लगती तो मेरे पास वो टाइम होता नहीं। तो मैं वही लेक्चर सीरीज़ देखती थी पहले, फिर मैं उनका क्वेश्चन सीरीज़ देखती थी एंड उसके बाद मैं अपना जो जो भी आईएफएस का वो लिया था, बुकलेट लिया था, वहाँ से जो भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन्स था या फिर ऑनलाइन जो भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन्स मिलता था टॉपिक वाइज़, फिर मैं वो करती थी। और फिर जब जैसे ही जैन का मिड जैन हो गया, उसके बाद मैंने आईएफएस का टेस्ट सीरीज़ लिया था। शायद जैन लास्ट में उन्होंने ₹1 में देने लगे थे शायद फेब फर्स्ट के आस-पास, तो मैंने वो परचेज़ कर लिया था। तो मैं टेस्ट सीरीज़ देती थी, दिन में 1 टेस्ट सीरीज़ देती थी और दिन में 2 पीवाईक्यू देती थी। जैसे कि एक 2022 का दे दिया और एक 2005 का दे दिया। फिर एक 2021 का दे दिया, एक 2006 का दे दिया, तो एक नया, एक पुराना करके 2 दिन में 2 पीवाईक्यू और एक टेस्ट सीरीज़ देके मैंने जो भी अपना क्वेश्चन्स का प्रैक्टिस कह लो जो भी वो डेवलप करा। सो ऐसे आप, था मेरा प्रिपरेशन। तो मैं कह सकती हूँ कि आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में इतना कुछ अचीव करना, ये बहुत जी, जी। कमेंडेबल बात है। बहुत जी। आपके सब लोग आपके लिए काफ़ी प्राउड होंगे। और आपको कैसा लग रहा था कि इतना जो आपने हार्ड वर्क किया, उसके बाद अ, आपको बिना कोई गैप दिए आप कंटिन्यूएशन में आपने सिर्फ आखिरी कुछ मंथ्स के प्रिपरेशन में आपने आईआईटी का एग्ज़ाम, जैम का एग्ज़ाम, जो कि काफ़ी लोग कुछ अटेम्प्ट्स के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाई। सो आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पे? मेरा प्रिपरेशन जैसे कि बताया वही था, मेरे को बहुत सेल्फ डाउट्स आते थे कि इतने कम महीने में मैं कर पाऊँ, ना कर पाऊँ, कैसे होगा प्रिपरेशन? तो मैंने एक मतलब शॉर्ट ट्रिक अपना लिया था कि 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो 8 सब्जेक्ट्स तो मैं अगर कवर करने लगूँगी तो मेरे से तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा वो सब्जेक्ट्स और उसका सारा क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करना हो ही नहीं पाएगा। तो मैं बस 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करी थी और जो 3 सब्जेक्ट है उसका मैंने क्या करा था कि जो पीवाईक्यूज़ है, तो उसमें से मैंने कुछ टॉपिक्स चूज़ कर लिए थे कि इससे क्वेश्चन्स रिपीट आ रहे हैं, रिपीट आ रहे हैं, रिपीट आ रहे हैं। ओके। तो मैं वो बस उसका सब चीज़ें देख लूँ, तो मैं वो चीज़ बस अटेम्प्ट कर सकूँ अगर मेरे को आ रहा है। तो ऐसे कर के मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। फिर मैं हाँ, टेस्ट सीरीज़ देने लगी थी, तो टेस्ट सीरीज़ दे के एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। लेकिन बीच में ऐसा भी होता है कि हाँ, टेस्ट सीरीज़ दे दिया मतलब मार्क्स नहीं आ रहे, कभी बहुत ही कम मार्क्स आ लिए। लेकिन हाँ, मैं वो एक मेंटेन करके रखी थी कि हाँ, मेरे को हो जाएगा, वो टेस्ट सीरीज़ दे के कॉन्फिडेंस आ गया था। सो वो एग्ज़ाम में मैं गई, जैसे कि आपको पता होगा 23 का जो एग्ज़ाम मतलब फिज़िक्स का एग्ज़ाम था, उसमें क्वेश्चन्स थोड़ा हार्ड आए थे। हार्ड आए थे। लेकिन हाँ, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं एग्ज़ाम देके बाहर आई, मेरा अटेम्प्ट बहुत कम था, मैंने बहुत कम अटेम्प्ट करा था। सो मैं बाहर आई और मेरे को लगा कि मेरे से तो मतलब शायद क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर कुछ ही घंटों में वही आईएफएस का, अनअकैडमी का ये सब आ जाते हैं कि क्वेश्चन्स कैसा रहा, टीचर्स का फीडबैक आ जाता है कि बच्चों ने कैसे अटेम्प्ट करा। लेकिन हाँ, वो सब देख के मेरे को फिर से लगने लगा कि मेबी हो सकता है। तो वैसे ही रहा, फिर रिज़ल्ट जब जिस दिन आया तो उस दिन तो मैं हाँ, खुश थी बहुत कि हाँ, ठीक है मेरा 2-3 मंथ्स का जो भी मैंने हार्ड वर्क करा वो हो गया। तो इसलिए हाँ, मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेके। ओके, तो आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो ये साल आईआईटी जैम का और कमिंग ईयर्स में आईआईटी जैम का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो अभी तो आईआईटी जैम को एनीवेज 2 महीने बचे, तो आप कुछ अपनी जो ट्रिक्स टिप्स है, जो आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ शेयर किया है, बट कुछ बातें जो आप उनसे शेयर करना चाहते हैं कि वो फॉलो करें, तो वो भी आपकी तरह एक शॉर्ट ड्यूरेशन में इस आईआईटी जैम के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। जी।
मेरे हिसाब से मेरे को जो बहुत काम करा है, वो चीज़ है कि पीवाईक्यूज़ और मैंने जो फ़ॉर्मूला शीट बनाए थे वो। जैसे कि मैं लेक्चर सीरीज़ देखती थी, वो मैं जो क्वेश्चन्स प्रैक्टिस होता था वो करती थी और मैं क्या करती थी कि एक मेरा शॉर्ट नोट्स बना लिया और उस शॉर्ट नोट्स में मेरा फ़ॉर्मूला शीट में मैं क्या करती थी, जो कि क्वेश्चन्स का भी जो भी कॉन्सेप्ट्स होते थे, उस कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा-सा नोट डाउन कर लेती थी। जो फ़ॉर्मूलाज़ आए वो भी नोट डाउन कर लेती थी। तो वो मेरे को पहली बात वो मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ। नेक्स्ट मैं बोलूँगी जो मैंने ये पीवाईक्यू करे थे, कि एक मैं एक दिन में एक नया 2023 का 2 का कर लिया, फिर 2005 का कर लिया। ऐसे मेरे को वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन्स मिल जाते थे। तो फिर मैं जो क्वेश्चन्स करती थी, फिर मैं तुरंत उसी को चेक भी करती थी कि मेरा कहाँ गलत हुआ, अगर गलत हुआ तो कैसे हुआ, वो अटेम्प्ट कैसे हो रहा है। तो वो जो पीवाईक्यूज़ के कांसेप्ट्स है या फॉर्मूला है, मैं उसको एक जगह लिख लेती थी। फिर मैं उसको बाद में जब फेब के शायद फर्स्ट में मैं उसको एनालाइज़ करने लगी, तो मेरे को पता चला ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज़ हैं, जो कि रिपीटेड आते हैं। क्वेश्चन्स जो है, जो एक कांसेप्ट से रिपीटेड क्वेश्चन्स आते हैं। जैसे कि आप देख लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह हो गया और क्वांटम मैकेनिक्स के भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन्स होंगे, जो कि ऐसे रिपीटेडली आते ही आते। तो मैं उस चीज़ को एक लिख लिया था एक चीज़ में, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन्स आ रहे हैं, एक फॉर्मूला सेट उसका बना लिया था। तो मैं बार-बार उसी को ही रिवाइज़ करती थी, उसी को ही। जैसे ही टेस्ट सीरीज़ देने बैठती थी, तो पहले उसको एक ओवरलुक कर देती थी एक बार, फिर वो उस चीज़ करती थी। और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैंने तो टेस्ट सीरीज़ देना बंद कर दिया था, 2-3 दिन पहले। और फिर मैंने जो पीवाईक्यूज़ का कांसेप्ट्स लिखे थे और मेरे फॉर्मूला सेट्स, मैं बस उसी पे ही ध्यान दी और हाँ, मैं बता सकती हूँ कि वो चीज़ मेरे को बहुत बहुत ही काम आया। और एक चीज़ हुआ था मेरे एग्ज़ाम में, मैं जब भी टेस्ट सीरीज़ देती थी तो मेरा एमएसक्यूज़ अच्छा नहीं जाता था। लेकिन इस एग्ज़ाम में मेरा एमएसक्यूज़ अच्छा गया। तो ऐसा होता है कि हम एमएसक्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, कांसेप्ट्स उतने अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, उसको इतने अच्छे से टाइम देके वो नहीं करते। मेरे हिसाब से हम उसी को एमएसक्यू को अगर अच्छे से करेंगे, तो वो बहुत स्कोर कर सकते हो आप उसको अटेंड करके, उसको सही जो भी अटेंड करना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। मेरा वही रहा कि मैं एमएसक्यू में गई और एमएसक्यू में मेरा स्कोर अच्छा आया था। तो इसीलिए मेरा जो रैंक है, ये भी रैंक पे ही इफ़ेक्ट हुआ। तो यही है मेरा पीवाईक्यूज़ और फॉर्मूला सीड्स, वही मेरे को बहुत काम आया, जो कि रैंक लाने में बहुत हेल्पफुल हुआ। जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स का और जितना हाँ वैरायटी जी। ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, हाँ। आई एम श्योर डेफिनेटली वो हमें हेल्प करता है एग्जाम में ज़्यादा अचीव करने में। जी। तो अभी मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि आपने अपना दिन कैसे डिवाइड किया? जैसे आप बता रही हो कि आपने इतना प्रैक्टिस किया, बट जी। स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, कई बार वो बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और वो प्रॉपर अपना ईटिंग हैबिट्स के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते और प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का आई एम श्योर बहुत अफेक्ट होता है हमारी हेल्थ पे और हमारे पढ़ाई कितने कॉन्सेंट्रेशन से हम पढ़ सकते हैं उस चीज़ पे। तो जी, आप जी। अपना अगर डेली प्लान जो आपने 2 मंथ्स के लिए फॉलो किया था, जो वो प्लान आप शेयर कर सकते हो कि आपका रूटीन क्या था वो 2 मंथ्स के लिए? जी। पहली बात तो ये कि मैंने जैसे दिसंबर में मेरा सेमेस्टर दिया था, तो मैंने पहला चीज़ ये करा था कि जैसे मेरे दिसंबर एंड को मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं साइमल्टेनियसली जो जैम का सब्जेक्ट है और मेरा सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, वो मैं उठा लूँ। जैसे कि मेरे सेमेस्टर में एसएसपी थे, न्यूक्लियर फिजिक्स से, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने शुरू एसएसपी से कर दिया था, कि मेरे को ये तो हेल्प आने वाला है सेमेस्टर में। तो मेरा एक टॉपिक वो हो गया था कि हाँ, ये मैं कर लूँ तो ये मेरे इसके लिए भी काम आएगा, उसके लिए भी काम आएगा। तो आप मेंटली भी रेडी रहते हो कि हाँ, इस चीज़ के लिए मेरा सेमेस्टर में भी हेल्पफुल होगा, तो मैं ये सब्जेक्ट कर लेती हूँ। तो पहली बात तो ये है कि मैं पहले ऐसे सब्जेक्ट उठाई थी, जो मेरे को ईज़ी लगता है। ईज़ी ईज़ी इन द सेंस जो मेरे को अच्छा लगता है करने में, जिसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ। तो मैंने पहले वही मैथमेटिकल फिजिक्स उठाया था और मैंने सॉलिड स्टेट उठाया था। मैंने यही सब सब्जेक्ट्स उठा के मेरा प्रिपरेशन चालू करा था। तो लेकिन अगर आप क्या करोगे, अगर आप पहले से एक हार्ड सब्जेक्ट उठा लो, मन में ये भी आता है कि हार्ड सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं अपना जो अच्छा सब्जेक्ट्स है उसको कवर कर लूँ, लेकिन नहीं। एग्जैक्टली। हार्ड सब्जेक्ट आप करने लगोगे तो क्या, फिर आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। तो मैं पहले मेरे को जो सब्जेक्ट्स अच्छा लगता था, मैं वो सब्जेक्ट उठाती थी, वो करने लगती थी, तो मैं ज़्यादा टाइम देने लगती थी। जैसे कि मैं घर में ही थी उस टाइम, मेरे को एग्ज़ाम के बाद मेरे को उतना प्रेशर नहीं था, खाली थी मैं, तो 2-3 महीने जितना भी टाइम मिला, मेरे से जितना भी टाइम हो सकता था, दिन में 7 घंटा हो, 8 घंटा हो, कभी-कभी मैं 10-11 घंटे भी दे देती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में था 2 टू 3 मंथ्स है, इसमें भी मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर लूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं वही जितना भी टाइम हो सकता था मेरे से देना, मैं उतना टाइम देती थी। और हाँ, पहले मैंने इज़ी सब्जेक्ट उठाया था, फिर बाद में मैं जो भी चीज़ें मेरे को वो लगता था, फिर उसके बाद एक हैबिट बन गया था कि उतना टाइम देना है तो देना है, पढ़ना है तो
करना ही है, क्वेश्चंस करना है तो करना ही है। तो उस टाइम पे मैं फिर वो सब्जेक्ट्स बाद में करने लगी और मैं दिन में ये करती थी कि जैसे कि अगर स्टैट-मैक ले लो, स्टैट-मैक का अगर 27 लेक्चर सीरीज़ है, 27 लेक्चर सीरीज़ है, 20 लेक्चर सीरीज़ है, कितना भी है, तो मैं पहले से ही डिवाइड कर देती थी कि मैं एक दिन में इतना लेक्चर्स अटेंड करूँगी। तो मेरा टारगेट वही होता था कि एक दिन में मेरे को इतना लेक्चर्स अटेंड करना ही करना है। फिर वो जितना भी दिन लगेगा उसके बाद मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी, तो वो एक हैबिट बन गया था, एक के बाद एक सब्जेक्ट्स बन जाता था और ऐसे ये चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल रहा कि हाँ, मैं ऐसे करी और एक टाइम में मैं एक ही सब्जेक्ट उठाती थी। तो वो चीज़ रहा कि एक टाइम में एक सब्जेक्ट उठाओ, उसका लेक्चर सीरीज़ करने लगो, फिर क्वेश्चंस करने लगो, तो ऐसे फिर प्रिपरेशन आपके लिए ईज़ी रहेगा और ठीक भी रहेगा। और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए जो एग्ज़ाम का कुछ दिनों पहले का जो स्ट्रेस होता है, हमें काफ़ी स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, वो मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स आप दे पाएगी? आपने क्या उस टाइम पे क्या टिप्स अपनाए ताकि आप अपने अपने आप को काम एंड कंपोज रख पाए फॉर द एग्ज़ाम? जी स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मैं बताऊँ तो मेरी मम्मी मेरे को हमेशा सजेस्ट करती थी मेडिटेशन करो। तो वो एक मेरे हैबिट बन गया था प्रिपरेशन के दौरान। मैं मेडिटेशन करती थी। मैं मेडिटेशन प्रॉपर करती थी। मैं सुबह उठ नहीं पाती थी लेकिन मैं मेरे को ज़बरदस्ती मैं मतलब पुश करती थी कि हाँ, सुबह उठना है मेरे को। तो सुबह उठ के मैं मेरा मतलब जो भी 15 मिनट मिले मेरे को आधा घंटे मिले, मैं हर दिन मैं मेडिटेशन करती थी। और वो मेरे अंदर जितना पॉज़िटिविटी लाया, वो मेरे अंदर बहुत पॉज़िटिविटी लाया। एग्ज़ाम के बाद भी मेरा होप जैसे चला गया था कि नहीं हो सकता है, तब मेरे मम्मी ने मेरे को होप दिलाया था कि नहीं अब भी हो सकता है, बस मेडिटेशन करो और पॉज़िटिव रहो। नेगेटिव थॉट्स लाना ही नहीं है, सेकंड थॉट्स लाना ही नहीं है मन में कि नहीं होगा तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं गया तो। उसके लिए मेडिटेशन मैंने कर रही थी पूरा प्रिपरेशन के दौरान और एग्ज़ाम के बाद भी। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। उस ऐसे करके आप अपने स्ट्रेस दूर कर सकते हो, पॉज़िटिविटी ला सकते हो। अब मैं अपना स्पॉटिफ़ाई में ऐसे सॉन्ग्स का ऐसे वो बना रखा था कि मेरे को स्ट्रेस हो रहा है तो हाँ, मैं ये सॉन्ग सुनूँ जिसमें कि मेरे को मोटिवेशन आए। ये अगर ऐसा बोर लग रहा है तो मैं ये सॉन्ग सुनूँ ताकि मेरे अंदर थोड़ा जो बोर है वो ठीक-ठाक हो जाए, फिर उसके बाद मैं फिर से अपना कंटिन्यू रख सकूँ। या फिर अगर बीच में मैं ये भी करती थी जो अगर कोई वेब सीरीज़ आया मेरे को अगर ऐसा लगे कि हाँ, मेरे को ब्रेक लेना है, तो हाँ, कि थोड़ा वेब सीरीज़ देख लिया, थोड़ा गाना सुन लिया, यही करके आप अपना मतलब स्ट्रेस कम कर सकते हैं। बस। या सो थैंक यू अनीशा फॉर जॉइनिंग अस। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ अनीशा, और अनीशा ने अपने काफ़ी सारे ट्रिक्स, अपने टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीवाईक्यू सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। तो आप देख सकते हो अनीशा ने भी अपने 2 मंथ्स को अच्छे से स्ट्रैटेजाइज किया, और कैसे अनीशा ने अपने सपने को जो था एक आईआईटी या एनआईटी से मास्टर्स करने का, अनीशा ने वो 2 मंथ्स में अचीव किया। तो ये आप सब भी अचीव कर सकते हो। अनीशा ने आज हमारे साथ बहुत सारी टिप्स शेयर की है जिनका आप प्लीज़ यूटिलाइज़ कीजिए। आईएफएएस में आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे, जैसे अनीशा ने भी बोला कि आईएफएएस के हेल्प से आप यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स सीखिए, यहाँ के पीवाईक्यूज़ सॉल्व कीजिए, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और मेडिटेशन भी कीजिए, जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, आप अपने आप को काम करने के लिए आप मेडिटेट कीजिए। और जैसे अनीशा ने अपना प्लान शेयर किया, आप भी अपना एक कस्टमाइज प्लान बना सकते हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को डिवाइड कीजिए, आपके वीक एरियाज़ को, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को डिवाइड कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। तो थैंक यू अनीशा वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। Wish you all जी, the best for all your future adventures. May you achieve, थैंक may you यू। get your PhD from a very nice institute, and may you qualify your CSIR JRF also, as you did IIT थैंक JAM. यू। So wishing you all the best. थैंक यू, Thank मैम। you.